देखिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अक्ष पर कल हमने करा दी, अब निरक्ष पर और फिर किसी भी बिंदु पर। तो शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके मध्य बिंदु से और परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक है आपका। मैंने आपको ये बताया था, हमेशा कोशिश ये करिए कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज लेना है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज लेना है। ये आपका माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। नाम ले दिया आपने ए और ये बी। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है ओ और मध्य बिंदु से ये इसकी कोई परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, इसको आप निरक्ष कह रहे हैं। और इस पर ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर तुम्हें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। मध्य बिंदु से मान लो इसकी दूरी है R और A और B की जो दूरी है 12 लेते हैं, तो आधी आधी अगर काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी L L। P से A को मिला लेंगे और P से B को मिला लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम केवल एक चीज जानते हैं कि अगर कहीं कोई बिंदु आवेश रखा है Q और R डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो E इक्वल टू होता है K और Q अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें कहीं नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो हम देखते हैं कि कितने आवेश हैं वहां पर, और फिर सभी आवेशों की वजह से निकालिए और उनकी डायरेक्शन को शो करिए और फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालने के लिए मुझे ये वाली दूरी चाहिएगी AP और प्लस क्यू से निकालने के लिए BP। लेकिन सिमेट्री के हिसाब से हमें दिख रहा है कि भाई ये तो दोनों सेम है, और वास्तव में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अगर मैं निकालूंगा इसको तो रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी यहां पर AP की जो वैल्यू होगी वो BP के बराबर हो जाएगी और इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम पहले निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, तो लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया आपने उसको E1 है, तो E1 इक्वल के, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जब भी विद्युत क्षेत्र या बल निकालो यानी सदिश राशि निकालो तो आपको आवेश का साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उस साइन से हम उसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो क्या लेंगे फिर K और Q अपॉन डिस्टेंस AP का स्क्वायर, और AP की वैल्यू है ये रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब उसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट आपका चलता है प्लस से दूर और माइनस की ओर। ये हमारा माइनस है, तो पॉइंट P पर उंगली रख करके माइनस की ओर दिखाएंगे, तो यानी इस डायरेक्शन में ये आपकी दिशा हो गई E1 की। आप लिख सकते हैं PA की ओर। अब आप प्लस क्यू की वजह से निकालोगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वही बिंदु P पर निकाल रहे, E2 मान लो, E2 इक्वल टू K और Q अपॉन, अब की बात BP का स्क्वायर, लेकिन BP की वैल्यू भी वही है और स्क्वायर करेंगे तो ये रूट फिर से हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब डायरेक्शन की बात करें तो प्लस से दूर, तो पी पॉइंट पे उंगली रख करके और प्लस से अवे, यानी इसी लाइन को ऊपर बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा आपका E2 वेक्टर। यहां शो करना चाहो जैसा तो BPQ, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं इस तरह से आ गई थी, एक इधर तो दूसरी इधर। और हम तीन बातें बता करके चलते हैं आपको कि अगर विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में आ जाए तो प्लस हो जाते हैं E1 प्लस, और अगर अपोजिट आ जाए तो ज्यादा में से कम यानी E1 माइनस, और अगर किसी एंगल पे आ जाए जैसे कि यहां तुम्हें दिख रहा है, तो दो तरीके हैं, या तो उनके बीच का एंगल निकाल करके रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करो, और या दूसरा तरीका होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक वर्टिकल लाइन, और फिर उनको कंपोनेंटों में डिवाइड कर दो। तो यही तरीका हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, तो इस जगह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, और वर्टिकल लाइन के लिए इसी वाली लाइन को मैं ऊपर बढ़ा देता हूं। मान लीजिए हमने इस एंगल को मान लिया थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर रेखा है, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कांतर कोण यानी ये कोण आपका हो गया थीटा। इधर ये और सीधी ऐसी लाइन है, तो ये संगत कोण, तो ये थीटा, तो ये वाला कोण भी हो गया थीटा। अब आप इनको कंपोनेंटों में डिवाइड करोगे। कंपोनेंट आप जानते ही हो, जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा, और बिना एंगल वाला लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दोनों कंपोनेंट होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो sin थीटा। इसका मतलब पहले E1 का निकालेंगे, तो E1 का इस वाली लाइन पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा E1 cos थीटा, और इस वाली लाइन पे जो आएगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 का निकालेंगे, तो E2 का एंगल इसके साथ है, तो इस पे E2 का आ जाएगा E2 cos थीटा, और इस वाली लाइन पे आ जाएगा E2 sin थीटा। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है फिगर में, तो मैं थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं अलग से। इस पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये आपका ऐसे करके E1 है, और इस तरह से ये E2 है, और आपको E1 और E2 निकालने थे, जिसके आपने एंगल निकाले, तो ये एंगल थीटा आ गया और इसका ये वाला एंगल थीटा आ गया। तो अब कंपोनेंटों में दिखाओगे तो E1 का इस लाइन पे ये E1 cos थीटा, ये हो गया E1 sin थीटा। E2 का इसी लाइन पे E2 cos थीटा, और इधर हो गया ये E2 sin थीटा। क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है आपको, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप लिख सकते हो E1 इक्वल टू E2, क्योंकि दोनों के परिमाण कैसे हैं, बराबर है। इसका मतलब जब E1 E2 के बराबर है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में इक्वल एंड अपोजिट, तो दे कैंसिल टू ईच अदर, यानी आपस में कैंसिल हो गए, निरस्त हो गए। अब क्या बचा? अब तो ये cos थीटा वाले कंपोनेंट बच रहे हैं, और वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे कि आप ये देखते हो। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तब आप लिख सकते हो, तब बिंदु P पर यहां पे जरूरी होता है एक लाइन लिख देना। जब आप नोट्स तैयार करें तो एक लाइन जरूर लिख दें कि अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विपरीत और बराबर है, या बराबर और विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तब बिंदु P पर कुल या नेट विद्युत क्षेत्र, तो नेट विद्युत क्षेत्र के लिए E और E इक्वल टू अब आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। लेकिन E1 और E2 आपस में सेम है, तो जब दोनों सेम है तो चाहो तो E1 में लिख लो, चाहो E2 में लिख लो, तो E की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस E1 cos थीटा। अब E1 की भी वैल्यू लगा दो और फिगर की हेल्प से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो E1 की वैल्यू लगाएंगे तो E इक्वल टू ट्वाइस E की वैल्यू K
और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब फिगर में हम देखेंगे तो ये एंगल मान लो थीटा इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉस थीटा लोगे तो कॉस थीटा के लिए ये आधार हो गया और ये कर्ल हो गया, तो L अपॉन ये, और इसकी वैल्यू हमारी रूट में, यानी ये हो जाएगा L अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और कुल मिला के आगे और सॉल्व करें इसे तो E इज इक्वल टू ट्वाइस के क्यू एल अपॉन ये 1 पावर है और ये हाफ पावर है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। आप चाहो तो इस 2 को L के साथ लिख लो, यहां से हटा दें, और ये Q इंटू 2L, ये आप जानते हो ये P होता है, साइड में लिख भी सकती हो। Q इंटू 2L इज इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव P, तब E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा K और P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले को आप तब यूज करोगे, देखिए दो तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है जहां पर L की जो वैल्यू है वो R के कंपैरिजन में निग्लिजिबल नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डेफिनेशन होती है वो ये बताती है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब अगर छोटी है तो क्या करेंगे, तो आगे थोड़ा सा बता सकते हैं कि यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, भाई L हमारा बहुत छोटा है तो L स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो L स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे, और L स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू K और P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो R क्यूब। E इज इक्वल टू K P अपॉन R क्यूब। चाहे तो K की वैल्यू यहां पर 1/4πε0 आप लगा करके और शो कर सकती हो, इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। ये भी दिखा सकती हो आगे चाहे तो। अब क्या चीज रह गई इसमें, डायरेक्शन, यानी इसको सदिश रूप में लिखना है तो डायरेक्शन पर विचार करना होगा। अब डायरेक्शन के लिए देखो P की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी P इधर है, P वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, जब E की डायरेक्शन किधर आ रही है, E आ रहा है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को प्लस करके, जो कि इधर आ रहे हैं अपोजिट, ए इस साइड में आ रहे हैं, तो P और E एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जब आप इसका सदिश रूप लिखोगे तो सदिश रूप में P पे वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 E पर वेक्टर और 1/4πε0 P पे वेक्टर लगा करके R क्यूब दिखाएंगे, लेकिन माइनस साइन इसमें और लगा देंगे। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दिशा दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर। यहीं पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एक नोट करके ये पॉइंट और याद रख लीजिए, क्योंकि जब आपने एक्सिस पर निकाला था, आपने जब अक्ष पर निकाला था, तो जो फॉर्मूला आया था वो आया था K 2P अपॉन R क्यूब, और ये आया P अपॉन R क्यूब। इसका मतलब जो अक्ष पर निकाला था विद्युत क्षेत्र, वो निरक्ष वाले विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, डबल होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो E अक्ष पर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू E निरक्ष। इससे आपको क्या फायदा होगा, मान लो कभी न्यूमेरिकल आ जाए, और ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास जिसमें सेम डिस्टेंस पर अक्ष पर भी पूछ रहा है और निरक्ष पर भी पूछ रहा है, तो आप कोई एक निकाल लेना बस। अगर आपने अक्ष का निकाल लिया तो निरक्ष का निकालने के लिए फिर आप इसी से सॉल्व कर देना, उसको दोबारा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।